हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट 2 के क्वेश्चंस जो हैं पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। जैसे एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो गया, डीआरडीओ हो गया, ठीक है, आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम होता है एसएससी के मैंने बता दिया, यूपीआरबीएनएल हो गया, इसरो गेट और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में जो है ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है वो मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो भी पढ़ता है अपने ब्रांचेज में इंजीनियरिंग की, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अ स्टील बार ऑफ 5 mm इज हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज़ फ्री टू एक्सपेंड। द बार विल इंड्यूस। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमको यहाँ पर: नो स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि ये जो बार होती है, ठीक है, अगर मैं बार की बात करता हूँ, अगर ये जो बार है ये सिंपल सी बार है, इसको मैं हीट करता हूँ, स्टील की बार है, हीट करता हूँ इसको मैं, और हीट करूँगा तब इसमें क्या होगा, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो एक्सपेंड कर जाएगा और इस टाइम पे क्या होगा, कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको अपोज करने वाला कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर सेम मैं बात करता हूँ कि अगर इस बार को मैं किसी दो वॉल्स के बीच में रख देता हूँ, ठीक है, दो वॉल्स के बीच में रख देता हूँ, दो वॉल्स के बीच में रख देता हूँ मैं, ये दो वॉल्स हैं, इन दो वॉल्स के बीच में रख दिया मैंने इस बार को, और इसको फिर मैंने हीट करा, ठीक है, फिर मैंने इसको हीट करा। तो अब क्या होगा, अब ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, पर वॉल्स जो थी, ये जो वॉल्स थी, ये क्या करेंगी, इसको रिटेन करने की कोशिश करेंगी, ठीक है, इसको अपोज करने की कोशिश करेंगी, ठीक। तो यहाँ पर जो है हमारा स्ट्रेस इंड्यूस होगा। अगर यहाँ पर रिटेन मटेरियल मतलब रिटेनिंग जो है फोर्स लग रहा है तो वो उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा, और अगर रिटेनिंग फोर्स नहीं लग रहा है तो मतलब उसमें स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे बोला गया क्वेश्चन में कि जो स्टील की बार है उसको हीट करा 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक, और कब ऐसे एक्सपेंड करा उसको, फ्री एक्सपेंड हुआ उसमें, ठीक है। फ्री एक्सपेंड मतलब कोई भी रिटेनिंग मटेरियल नहीं था वहाँ पर, ठीक है, कोई भी अपोज करने वाला नहीं था। तो इस केस में जो है स्ट्रेस क्या जनरेट होगा, तो यहाँ पर मैंने बताया कि जब रिटेन करने वाला ना हो तो उसमें कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नो स्ट्रेस इंड्यूस्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अ सॉलिड यूनिफॉर्म मेटल बार ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड लेंथ एल इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम इट्स अपर एंड। If W is the total weight of bar and E is the Young modulus of elasticity, the elongation of bar due to self weight would be। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है वैसे तो, ठीक है। एक बार है वो हैंग कर रही है, ठीक है, सिंपल से हैंग कर रही है, और उसमें जो है सेल्फ वेट के कारण उसमें क्या एलोंगेशन आएगा, ठीक है, डेल एल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सेल्फ वेट के कारण। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जो डेल एल की जो वैल्यू होती है इस केस में वो होती है W L/2AE, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला था ये, ज़्यादा कुछ बताना नहीं है इसको, अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको देखोगे ना तो सिंपल ये फॉर्मूला मिलेगा आपको एंड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, WL/2AE, ठीक है। ये फर्स्ट को फॉर्मूला जो है बिल्कुल मैच कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट ये देखो, DRDO 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला था ये और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मटेरियल विच एग्जिबिट्स द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जो इसकी मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी है जो सेम होती है हर एक डायरेक्शन में। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है, ठीक है। आइसोट्रॉपिक और होमोजेनियस मटेरियल होता है, ठीक है। होमोजेनियस की नहीं होता, इसमें ऑल डायरेक्शन नहीं होता, स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। पर आइसोट्रॉपिक मटेरियल ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि सारी डायरेक्शन में जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहती है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ गिवन मटेरियल यंग मॉडुलस इज 200 GN per meter square and modulus of rigidity is 800 GN per meter square, इट्स पॉइजन्स रेशियो विल बी। अब हमको ना यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो यार देखो, पॉइजन्स रेशियो की अगर वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे हमको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हमको दे क्या क्या रखा है पहले तो ये देख लो। तो हमको यहाँ ई दे रखा है, यंग मॉडुलस दे रखा है, कितना दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है हमको 200 G का न्यूटन पर मीटर
स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा हमको क्या दे रखा है, हमको जी भी दे रखा है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी दे रखा है कितना, 80 गीगा न्यूटन, 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमको पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू निकालनी है, म्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। म्यू की वैल्यू निकालनी है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो रिलेशन होता है ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू का रिलेशन होता है, ठीक है। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, म्यू की वैल्यू निकालनी है। बाकी सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो म्यू की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो देखते हैं ई की वैल्यू कितनी थी, ई की वैल्यू थी हमारी 200 गीगा न्यूटन थी। तो इसी में रखेंगे, यूनिट को चेंज नहीं करना है, ठीक है, यूनिट सेम ही रखना। इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी थी 80, ठीक है, इंटू 1 प्लस म्यू। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर बड़े इजीली सॉल्व है। 0 से 0 काट दो, ठीक है, 2 से 10 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/0.8 इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, वो वीडियो भी थोड़ा लंबा खींच जाएगा। तो आंसर जो है वो हमारा आएगा, म्यू की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.25, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हमारा ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रप्चर स्ट्रेस। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो रप्चर स्ट्रेस है। तो यार देखो, अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ा है ना, तो ये होता है हमारा स्ट्रेस और ये होता है स्ट्रेन, ठीक है। तो और ये जो कर्व है कुछ इस तरह बनता है डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पर जो होता है ये रप्चर पॉइंट होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट जो है, ठीक है, ये फ्रैक्चर पॉइंट ही बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्रैक्चर पॉइंट ही बोलते हैं और ब्रेकिंग पॉइंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा बिल्कुल ठीक होगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है, ये भी ठीक है। मैक्सिमम लोड ओरिजिनल, ये तो होगा ही नहीं। लोड ब्रेकिंग पॉइंट, ये भी नहीं होगा। लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट इज नेक, मतलब यहाँ नेक एरिया बनता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर किसी मटेरियल को आप खींच रहे हो ना तो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ नेक बन जाती है, इस तरीके से। ये जो है ना इसको नेक बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा था, हमारे यहाँ ए भी ठीक हो सकता है और डी भी ठीक हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन ठीक थे। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ अ मटेरियल एक्सपेंड फ्रीली ड्यू टू हीटिंग इट डेवलप। यार देखो ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देख रहे हो आप कि मतलब इसमें DRDO में ही पूछा था और इसरो में ही पूछ रखा है, 2007 में इसरो में पूछ लिया, UPR VNL में 2014 में पूछ रखा था, ठीक है। तो अब वही चीज़ है कि मैंने बताया कि अगर मटेरियल जो है, अगर मैं उसको रखता हूँ ऐसे करके और इसको हीट करता हूँ और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी रिटेनिंग वॉल या कोई भी रिटेनिंग फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या स्ट्रेस इंड्यूस होगा उसमें, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, नो स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ठीक है। तो सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन रेशियो ऑफ मटेरियल आर 1.25 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल एंड 0.34 रिस्पेक्टिवली, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। देखो रिलेशन के ऊपर ही आ गया, वही रिलेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वाला, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू वाला रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमको यहाँ क्या ई की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू दे रखी है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू निकालनी है रिजिडिटी की। यार देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका बस जो है आपको कैलकुलेशन करनी है। अब तो मुझे ये कराने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो, बाकी मैंने रिलेशन बता दिया। मैं आपको यहाँ डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो हमारा कुछ ये आएगा 0.4664 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बनने वाला है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको रिलेशन पता लग गया अच्छे से, आप एक्सपर्ट हो चुके अब तो, ठीक है। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी ना, अगर क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो भी देखी तो उसमें भी मैंने आपको 2 बार रिलेशन बता रखा है कि मतलब कैसे कैसे रिलेशन जो है वो आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बल्क मॉडुलस ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, अब यहाँ बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन आ गया। देखो यार ये भी रिलेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस का जो क्वेश्चन है वो के इज इक्वल टू क्या होता है, ME डिवाइडेड बाय 3M-2, ठीक है, -2 है ये, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ 2। तो यार यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है एकदम, ME डिवाइडेड बाय 3M-2। तो हमारा फर्स्ट जो है बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो यार देखो क्वेश्चन जो है वो रिलेशन के बीच में रिलेशन के ऊपर से भी आ रहे हैं और उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल भी दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अ सर्कुलर रॉड ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़
a modulus of elasticity E and coefficient of thermal expansion alpha, ठीक है, one end of the rod is fixed and other end is free. If the temperature of the rod is increased by del T then, तो हमको यहाँ बताना है कि मतलब हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड है, ठीक है, सर्कुलर रॉड है, इसको मैंने एक तरफ से होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है, इसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया वो ए है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो एल है और इसका थर्मल एक्सपेंशन क्या है अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो इस रॉड में क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो सबसे पहले मैं बता दूँ कि स्ट्रेन इसमें जो है डेवलप होगा, ठीक है, सबसे पहली बात तो स्ट्रेन जो डेवलप होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है, स्ट्रेन जो होगा मैं लिख देता हूँ, स्ट्रेन जो होगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू ये जो होता है अल्फ़ा डेल टी इंटू एल बाई एल के बराबर होता है, ठीक है। और एल से एल कट जाएगा तो क्या बचेगा, स्ट्रेन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी एप्सिलॉन इज इक्वल टू अल्फ़ा डेल टी, ठीक है, ये होगा। एक तो ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब ये जो है रॉड क्या है, फ्री एक्सपेंड कर रही है, फ्री एक्सपेंड कर रही है मतलब इसमें कोई भी रिटेनिंग फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, कोई भी रिटेनिंग फोर्स नहीं लग रहा तो मतलब स्ट्रेस जो इसमें इंड्यूस होगा वो जीरो होगा, ठीक है। एक तो स्ट्रेस इसमें जो हो गया सिग्मा की वैल्यू हो गई वो जीरो हो गई और एप्सिलॉन की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, अल्फा इंटू डेल टी हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड इज ज़ीरो, ठीक है, एंड स्ट्रेन डेवलप इन द रॉड इज अल्फा डेल टी, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, और भी कुछ हो सकता है कि ठीक ऑप्शन दिया हो। बोथ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेवलप इन द रॉड, ये तो हो गई नहीं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो कितना जीरो आ रहा है। स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड इज ई इंटू अल्फा इंटू डेल टी, ये भी नहीं होगा, एंड स्ट्रेन डेवलप ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब देख सकते हो ऑप्शन कैसे कैसे दे रखे हैं, थोड़ा घुमाव फिराव दे रखा है। स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड इज ई इंटू अल्फा इंटू डेल टी एंड स्ट्रेन डेवलप इन द रॉड इज जीरो, तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो यार देखो हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन ये जो है ना इस में पूछा गया 2017 में। देखो यार क्वेश्चन की जो अगर बात करूँ ना, अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और ये सिंपल सा क्वेश्चन था, थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A steel rod 2 meter long is heated through a temperature of 100 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion is 6.5 into 10 की power minus 6 per degree Celsius and Young modulus is 2 into 10 की power 6 Newton per meter square. The stress induced in the var will be, यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड कितना होगा, स्ट्रेस इंड्यूस्ड पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसको हम सिंपली कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो हमको यहाँ गिवन क्या क्या, देखो हमको दे रखा है यहाँ पर अल्फ़ा, ठीक है, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है, ठीक है, थर्मल जो था ये कॉफिशिएंट दे रखा है, एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है, ठीक है, थर्मल ये लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक तो ये दे रखा है, अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है हमको, ठीक है। उसके बाद हमको लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है 2 मीटर, ठीक है, लेंथ दे रखी है हमको 2 मीटर। चेंज इन टेम्परेचर दे रखा कितना, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टी दे रखा हमको 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और ई की वैल्यू भी दे रखी है, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यार देखने को क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, पर इसमें फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, इसको सिंपल फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर वैल्यूज पुट करते हैं। हमारा जो है डायरेक्ट थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस निकालना हमको, तो थर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस की अगर बात करूँ, थर्मल स्ट्रेस जो होता है वो होता है हमारा ई इंटू अल्फ़ा इंटू डेल टी, ठीक है। ई पता है, अल्फ़ा पता है, डेल टी भी पता है, ठीक है। तो सिंपल जो है ये हमारा क्वेश्चन जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखोगे तो 2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू, ठीक है, डेल टी टेम्परेचर कितना है 100, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका कुछ आंसर आएगा 1300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यार सिंपल ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है। तो यहाँ पर जो हमारा 1300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं यहाँ पर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देख सकते हो कि जो क्वेश्चन है ना
मतलब हर एक उससे रिलेटेड मिल जाएगा आपको। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप बड़ी इजीली कर सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार ऑफ कॉपर एंड स्टील फॉर्म अ कंपोजिट सिस्टम, दे आर हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, वॉट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन द कॉपर बार। यार देखो यहाँ पर भी यहाँ वही पूछ रहा है कि कंपोजिट बार है हमारे पास, किस किस की है, स्टील की है और कॉपर की है। ठीक है, मान लेते कुछ चीज़ ऐसे है, कॉपर ऊपर है नीचे स्टील है, या फिर ऐसे मान सकते हैं इधर कॉपर इधर स्टील है। तो सिंपल सी ये चीज़ है, कंपोजिट बार है, मतलब दोनों से बनी हुई है मिलकर। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं तो अब बताना है कि इसको हीट करते टाइम पर कि कौन व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस इसमें इंड्यूस होगा, मतलब कौन से टाइप का स्ट्रेस इंड्यूस होगा कॉपर बार में। कॉपर बार में बोर्ड पूछ रहा है कि कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ ऑप्शन दे रखा है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, कंप्रेसिव, बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव एंड शियर। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन जो होना चाहिए, देखते हैं एक बार। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है किसके लिए, कॉपर के लिए अगर बात करते हैं तो वो होती है 16 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं इसको। अल्फ़ा की वैल्यू किसके लिए, कॉपर के लिए, सी यू के लिए, वो कितनी होती है 16 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये किसके लिए, कॉपर के लिए। अगर मैं स्टील की बात करूँ, स्टील के लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है स्टील के लिए, स्टील के लिए बात करते हैं, उसकी होती है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो यार देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, अल्फ़ा की, वो है कॉपर की। ठीक है, तो जब कॉपर की है तो वो क्या करेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट करेगी। ठीक है, और इसी वजह से क्या होगा कि जो वैल्यू है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन जो है कॉपर का ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगी और उसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, कंप्रेसिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था ना, ये ESC 2013 में पूछा गया। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हमसे सिर्फ क्या बताया गया था कि कंपोजिट बार है कॉपर और स्टील की। बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट देखते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन इज। अब यहाँ पर हमको सेक्शन दे रखा है, टेपर्ड सेक्शन है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो सकता है उसमें, कहाँ पर होगा। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ कॉपर बार और ऑफ अ टेपरिंग सेक्शन इज एट। अच्छा कहाँ होगा वो ये पूछ रहा है। स्मॉलर एंड टेपरिंग सेक्शन क्या होता है, सबसे पहले देखो ये बॉल है, हमारी बार कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, ये जो है इधर से फिक्स होती है बार। ये जो होता है D1 होता है, ये बड़ा डायमीटर होता है D, और ये D2 होता है छोटा डायमीटर। ठीक है, या मैं इसको कैपिटल D लिख सकता हूँ और इसको स्मॉल d लिख सकता हूँ। ये छोटा डायमीटर है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कौन से सेक्शन पे प्रोड्यूस होगा, स्मॉलर सेक्शन, स्मॉलर एंड, लार्जर एंड, मिडल, या एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सिंपल सी चीज़ है, ये जो है इसको सबसे ज़्यादा जो इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो एंड पे होगा। ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर कम है। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो स्मॉलर एंड पे जो है होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज 2.5 टाइम्स इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, द पॉइजन्स रेशियो फॉर द मटेरियल विल बी। यार ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ हमसे बोल रहा है कि यंग मॉडुलस जो है किसी मटेरियल का वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, द पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो हमको बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन यूज़ करेंगे वो E इज इक्वल टू, सिंपल सा वही रिलेशन है, 2G 1+μ। ठीक है, यही रिलेशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अब E की वैल्यू जो है वो E की वैल्यू क्या है, 2.5 G के बराबर है, ये हमसे बोल रखा है यहाँ पर। तो हमको बतानी है म्यू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू निकालने के लिए तो यार सिंपल सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी और। तो आप देख सकते हो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस वैल्यू को क्या करूँगा, इसकी जगह रखूँगा और आंसर निकाल दूंगा। तो क्या हो जाएगा देखते हैं ज़रा। 2.5G इज इक्वल टू 2G इंटू 1+μ। ठीक है, G से G कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, ये 2 जो है इधर जाएगा, या मैं 2 को क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5
इज इक्वल टू 2 + 2 म्यू। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब ये 2 इधर जाएगा तो क्या बचेगा 0.5 इज इक्वल टू 2 म्यू। अब ये 2 यहाँ से हटेगा, अब ये जो 2 है वो यहाँ से हटेगा तो यहाँ रह जाएगा म्यू और ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट से ये कटा तो क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा 0.5 जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन के ऊपर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर पॉइजन्स रेशियो ऑफ 0.25 वुड बी। तो यहाँ पर भी हमसे यही पूछ रहा है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हमसे यहाँ रिलेशन पूछ रहा है रिजिडिटी G/E का रेशियो। ठीक है, G/E का रेशियो मैं पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आएगा 0.4 आएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, आपको रिलेशन बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 0.4 है तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rod of length L and the diameter D is subjected to a tensile load P. Which of the following is sufficient to calculate the resulting change in diameter? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पूरा दिख ही रहा है, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा कटा हो। एक हमारे पास क्या है, रॉड ऑफ लेंथ, हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, डायमीटर D है, इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड, और उसको टेंसाइल लोड पे रखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट टू कैलकुलेट द रिजल्टिंग चेंज इन द डायमीटर। अब इनमें से क्या क्या चाहिए होगा हमको, देखो ये सब कैलकुलेट करने के लिए ना हमको, देखो एक रॉड थी हमारे पास जिसकी लेंथ L थी। ठीक है, लेंथ क्या थी L थी। ठीक है, डायमीटर क्या था D था, और लोड इस पर लग रहा था P। ठीक है, टेंसाइल लोड लग रहा था, मतलब P लग रहा था लोड। अब हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट टू कैलकुलेट द रिजल्टिंग चेंज इन डायमीटर। अभी जब खींचेगी तो क्या होगा, डायमीटर चेंज होगा ना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर जो है कौन कौन सी चीज़ें हमको चाहिए होंगी, तो देखते हैं। यंग मॉडुलस भी चाहिए होगा। ठीक है, शेयर मॉडुलस भी चाहिए होगा। पॉइजन्स रेशियो ये नहीं चाहिए होगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पॉइजन्स रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती हमको। किसकी ज़रूरत पड़ती है, यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस की। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, गेट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस दोनों ही की जरूरत पड़ेगी हमको इसको फाइंड करने के लिए। कैसे पड़ेगी देखो जरा यहाँ पर, डेल एल क्या होता है, डेल एल होता है हमारे पास PL डिवाइडेड बाई AE। ठीक है, सिंपल सी चीज़। ठीक है, अब म्यू जो होता है वो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन, और उसको हम डायमेट्रियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। तो सिंपल सी चीज़ थी, यहाँ पर हमको दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट देखते हैं जरा। इफ़ पॉइजन्स रेशियो फॉर अ मटेरियल इज 0.5 देन द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये 1995 में पूछा गया, बड़ा सिंपल। इसरो में पूछा गया 2006 में। देखो यहाँ पर यार हमसे पूछ रहा है कि जो पॉइजन्स रेशियो है, ठीक है, किसी मटेरियल के लिए वो 0.5 है, देन द इलास्टिक मॉडुलस फॉर मटेरियल, तो मतलब उसके लिए ई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 3 टाइम्स होगी, 4 टाइम्स होगी। ठीक है, या इक्वल टू शेयर मॉडुलस होगी, या इंटरमीडिएट कुछ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो म्यू की जो वैल्यू दे रखी है ना वो कितनी दे रही है 0.5 किसी मटेरियल के लिए, और हमको ई की वैल्यू निकालनी है। म्यू दे रखा कितना 0.5। ठीक है, और हमको ई की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। ठीक है, और रिलेशन मैं बता दूं तो क्या होता है, वो 2G 1 + म्यू होता है। बस पुट कर देते हैं इसमें, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या आएगा, E इज इक्वल टू 2G 1 + 0.5। ठीक है, म्यू की वैल्यू थी ना 0.5, तो जब इसको पुट करते हैं तो ये जो है 2 जो है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा E/2 इज इक्वल टू G, और ये क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब क्या करो, इसको दोबारा इधर भेज दो यार, या फिर भेजना ही नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 3G। ठीक है, 3 टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल ए जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 3 टाइम्स इट्स शेयर मॉडुलस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि डिफॉर्मेशन जो होती है, मान लेते हैं ये कोई बार है हमारे पास, अब इसमें डिफॉर्मेशन आती है, मान लेते हैं इसमें टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, और ये जो डिफॉर्मेशन आ रही है वो कैसे आ रही है, इन
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस फोर्स के ही डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो अब ये जो है वो क्या होगा हमारा लीनियर या लेटरल, हमसे पूछा लेटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो होगा ना वो लीनियर स्ट्रेन होगा, लीनियर स्ट्रेन बोल सकते हैं या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल सकते हैं, और वो क्या होता है एप्सिलॉन होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को किसी की भी अगर आपको वैल्यू निकालनी है डिफॉर्मेशन की, तो ये UPRVNL में पूछा गया 2014 में क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा था ये भी, ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A steel rod 10 mm diameter and 1 meter long is heated from 20 degree to 120 degree Celsius. E is equal to 200 gigapascal and alpha is equal to 12 into 10 की power minus 6 per degree Celsius. If rod is not free to expand, the thermal stress develop in। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है ना बहुत बड़े दे दिया गया है, ठीक है। देखो 2016 में आया है UPRVNL में, AE के पेपर में, ठीक है। और CSE प्री में ही पूछा गया, जो UPSC का होता है ना ESE का, उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन ये, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए ESE के लिए। तो यहाँ देखो यहाँ पे हमको क्या क्या दे रखा है, हमको लेंथ दे रखी है 1 मीटर है, डायमीटर दे रखा है, ठीक है 10 mm है, और हमको टेम्परेचर भी दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर की, ठीक है। और हमको क्या दे रखा है, E भी दे रखा है, अल्फा भी दे रखा है। तो यहाँ से हम बिल्कुल बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो जो थर्मल स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू डेल टी होता है, ठीक है। ये होता है थर्मल स्ट्रेन। अगर मैं थर्मल स्ट्रेस की बात करूँ, ये थर्मल स्ट्रेन था, थर्मल स्ट्रेस की बात करूँ तो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू अल्फ़ा इंटू डेल टी, ठीक है। तो अब मैं इसकी वैल्यू सबकी पुट करता हूँ तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्मल हमसे पूछा भी यही गया था ना, थर्मल स्ट्रेस क्या जनरेट होगा, मतलब क्या डेवलप होगा उसमें। तो इसमें वैल्यूज जब मैं पुट करूँगा तो आंसर देखते हैं क्या होगा। E की वैल्यू कितनी थी, E की वैल्यू जो थी हमारी वो थी 200 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू, अब जो टेम्परेचर में चेंज आया कितना 100 डिग्री है ना, ठीक है 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना कैलकुलेटर से तो आपका आंसर जो आएगा कुछ, ये मेगा पास्कल में चेंज करना है गीगा पास्कल को, ठीक है। आप वरना सोचो कि 10 की पावर 9 कैसे ले लिया मैंने, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं इसको। हाँ 240 मेगा पास्कल यूनिट जो है मेगा पास्कल आएगा। अभी किस में होगा, टेंसाइल होगा कि कंप्रेस होगा। अच्छा, अब ये देखो मेन चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि कोई भी बार जो है जब वो हीट होती है और इसमें कोई भी रेस्ट्रेन आ जाता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन लग जाती है या फिर कोई इसको अपोज करने वाला आ जाता है, तो उसमें हमेशा कंप्रेसिव फोर्स जो है वही जनरेट होगा, कंप्रेस स्ट्रेस ही जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 240 आएगा ना वो किसका आएगा, कंप्रेसिव का आएगा। तो डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 2016 पूछा गया ये, मैंने बता दिया आपको वैसे भी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिंपल टेंसाइल टेस्ट हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि जो हुक्स लॉ है वो कहाँ तक वैलिड रहता है, सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। प्री में ESC में पूछा गया 1998 में। तो इलास्टिक लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया वैसे तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक वो होल्ड करके रखता है, ठीक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर अ होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल आर। तो देखो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल जो है वो सेम ही होता है, और इनके लिए जो इलास्टिक इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, E एंड G जो है वो बिल्कुल करेक्ट। देखो ESC में पूछा गया 1995 में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, ये 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ये भी जो है दे रखा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमारा 2 आंसर होता है, कौन कौन सा, E और G, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड यंग मॉडुलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बल्क मॉडुलस K एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G इज करेक्ट।
तो यहाँ हमसे पूछ रहा है इनमें से कि कौन सा जो है वो ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये जो है जी का जो रिलेशन मैं रिलेशन बताए थे कुछ, ई का रिलेशन देखते हैं क्या होता है। ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई इज इक्वल टू 9 kg डिवाइडेड बाय 3k प्लस जी। ठीक है, अब हमसे यहाँ पूछ रहा है किसका रिलेशन, यही पूछ रहा है शायद से, हाँ 9 kg, जी इज इक्वल टू 9 ke डिवाइडेड बाई 3ke। ठीक नहीं है ये तो, जी इज इक्वल टू 9ke डिवाइडेड बाई 3e प्लस 3k, ये भी ठीक नहीं है। रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस के, ठीक है, जी इज इक्वल टू 3ke डिवाइडेड बाई ई प्लस 9k, ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, 9/e इज इक्वल टू 3g प्लस 1/k, ये कैसे बन गया। एक बार रिलेशन बनाकर देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक रिलेशन तो ये होता है, ठीक है, ये हमने देखा। और एक रिलेशन क्या बन सकता है देखते हैं। ई इज इक्वल टू, अगर मैं इसको क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ तो 1/, हाँ ये जो रिलेशन बनेगा ना कुछ इस तरीके से बनेगा, 3k बाय 9kg प्लस g बाय 9k। ऐसा करते हैं ना, इसको मैं ना डाउट में रखता हूँ, मैं आंसर बता देता हूँ आपको, और ये मैं इसका सोल्यूशन आपको डाल दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें पूछा गया था क्वेश्चन, ये मैं आपको सोल्यूशन इसका बता दूंगा। ठीक है, अभी आप इसका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ठीक है, अभी तो यहाँ जो जैसा कि की में दे रखा है, पर इसका सोल्यूशन नहीं दे रखा कि कैसे आए ये। ठीक है, मैं बता दूंगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A steel rod of diameter 1 centimeter and 1 meter long is heated from 20 degree Celsius. Its alpha is equal to 12 into 10 to the power minus 6 degree, Kelvin, and E is equal to 200 giganewton per meter square. If the rod is free to expand, the thermal stresses develop in it is। तो मतलब यार देखो यहाँ पर ना कितना भी कुछ भी लग जाए, अगर रॉड को आप हीट कर रहे हो और फ्री टू एक्सपेंड हो रहा है ना, तो आप कितने ही हीट कर लो, उसको पिघला दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, उसमें कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी ये चीज़ है कि इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कितना होगा, तो यहाँ जीरो स्ट्रेस जनरेट होगा अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो यहाँ बोल रखा है फ्री टू एक्सपेंड बोल रखा है, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान दो। और अगर थर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है तो आप थर्मल स्ट्रेस तो भूल ही जाओ कि कुछ उसमें लगेगा, भले पिघल के लटक जाए। ठीक है, तो उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं लगेगा, जीरो रहेगा हमेशा। ठीक है, देखो CSE 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 tapering bar of the material are subjected to a tensile load P. The length of both the bar are the same. The larger diameter of each of the bar is D. The diameter of the bar A at smaller end is D/2, and that of bar B is D/3. What is the ratio of elongation of a bar A to that of the bar B? अरे सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ हमसे ना ये बोल रहा है कि 2 टेपरिंग बार हैं, मतलब एक ये है इस तरीके से, ठीक है, और दूसरी बार ये है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ जो डायमीटर है जो जहाँ से पकड़ रखा है, ये दोनों का जो है सेम है, ये D है और ये भी D है। ठीक, पर यहाँ पर जो डायमीटर है ये D/2 है और ये D/3 है। ठीक है, तो दो हमारे पास अलग अलग बार दे रखी हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि डिफॉर्मेशन क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा इनमें। तो अगर बात करें इसकी, डिफ्लेक्शन एट ए, जो ए का होगा वो मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बता चुका हूँ। ये क्या होगा, 4PL डिवाइडेड बाय पाई D1 इंटू D2। ठीक है, सेम फॉर्मूला इसके लिए भी लगेगा। ठीक है, बस अब चेंज किस में आएगा, डायमीटर में चेंज आएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना। तो हमको क्या पूछा है, रेशियो पूछा है हमसे, del A/del B का रेशियो पूछा है, del B का रेशियो पूछा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर D1 और D2 क्या होगा, तो D1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा D कैपिटल D, और D2 हो जाएगा D/2। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें तो इसके बड़े दूसरे वाले के लिए B के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसमें D वैल्यू हो जाएगी D और ये हो जाएगा D/3। ठीक है, तो
आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या बनेगा, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। जो है एंड में जो बचेगा आपका डेल ए बाय डेल बी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा 4 PL बाय पाई ई डी इंटू D/2 डिवाइडेड बाय 4PL डेल ई डी इंटू D/3, ठीक है। ये 4PL कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, ठीक है। तो ये क्या बचेगा 2/3। तो यहाँ रेशियो देख सकते हैं कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन जो भी है बिल्कुल ठीक है, 2/3 जो है बिल्कुल ठीक ऑप्शन है हमारा, आंसर यही हो जाएगा। ESE 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, खैर अब लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन भी सम कर लोगे, बहुत ईजी तो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ डक्टाइल मटेरियल टफनेस इज मेजर्ड फॉर, तो अब यहाँ डक्टाइल मटेरियल के लिए पूछ रहा है कि टफनेस क्या होगी। रेसिस्टेंस टू स्क्रैचिंग नहीं होता है, एबिलिटी टू एब्जॉर्व एनर्जी अप टू फ्रैक्चर, ठीक है। एबिलिटी टू एब्जॉर्व एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट, ये भी नहीं होगा, ठीक। रेसिस्टेंस इन इंडेंटेशन, इंडेंटेशन, अरे क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें भी यार, गेट में पूछ ले, बताओ 2013 में, इतना सिंपल सी बात है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। क्या होता है टफनेस, वो क्या करता है, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक एनर्जी जो है उसको आराम से कर सकता है, तो अप टू फ्रैक्चर पॉइंट तक, तो यही होता है टफनेस की प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ अ ब्लॉक ऑफ मटेरियल of length 25 centimeter, breadth 10 centimeter and height 5 centimeter undergo a volumetric strain of 1/5000, then change in volume will be। यार ये भी देखो क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है। हमको निकालना है वॉल्यूमेट्रिक चेंज, वॉल्यूम में जो चेंज आया वो निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, EV इज इक्वल टू डेल V बाय ओरिजिनल V, मतलब चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और हमको जो दे रखा है चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 1/5000 सॉरी, ठीक। अब डेल V कितना दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम, डेल V निकालना है और ओरिजिनल वॉल्यूम भी हमको निकाल लेंगे। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा, ये जो हमको लेंथ दे रखी है 25, ठीक है, ब्रेथ दे रखी है 10 और हमको हाइट दे रखी है 5, इसका वॉल्यूम जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। आप इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करोगे और यहाँ पे क्या था 1/5000, इसको सॉल्व कर देना, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आपका चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्या आएगा चेंज इन वॉल्यूम में, आपको डायरेक्ट आंसर बताया था यहाँ पर भी, वो आएगा आपका 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब आएगा, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ESE में पूछा गया 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मटेरियल हैज़ अ यंग मॉडुलस ऑफ 1.25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड द पॉइजन रेशियो ऑफ 0.25, द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल विल बी। अब यहाँ ना देखो मटेरियल दे रखा है, यंग मॉडुलस का जो यंग मॉडुलस है, ठीक है, E की वैल्यू दे रखी है कितनी, E की वैल्यू दे रखी है 1.25 इंटू 10⁵, और हमको दे रखा है पॉइजन रेशियो, हमको बल्क मॉडुलस निकालना है, ठीक है। बल्क मॉडुलस निकालेंगे तो यार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, रिलेशन पता है हमको क्या होता है, E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू, ठीक है। हमको म्यू की वैल्यू भी दे रखी है, E की वैल्यू भी दे रखी है, K की वैल्यू आ जाएगी। आप सिंपल इसमें जो है वैल्यूज़ रखना और फॉर्मूले में आंसर निकाल देना। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, देखो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो थोड़ी आपको भी करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर जो है वो है हमारा 0.83 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। देखो इस में पूछा गया क्वेश्चन, ये 2018 में, वो भी ज़्यादा लेट का नहीं है, बी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्री बार ऑफ लेंथ 1 is uniformly heated from 0 to a temperature T°C. Alpha is the coefficient of linear expansion and E is the modulus of elasticity. The stress in the bar is, तो हमको बताना है कि स्ट्रेस क्या होगा उस बार के अंदर, ठीक है। तो यार मैं वही आपसे हज़ारों बार बोल चुका हूँ कि हज़ारों बार क्या है, इतनी बार तो वीडियो नहीं बनी।
तो मतलब यार ये बोल चुका हूँ कि ये जो है ना, अगर कोई बार है, अगर वो फ्रीली एक्सपेंड हो रही है तो उसमें स्ट्रेस क्या इंड्यूस होगा भाई, कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। ठीक है, जीरो ऑप्शन जो होगा। ठीक है, इसरो वाले भी यार देखो क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करते हैं, गेट 1995 में भी मतलब रिपीट क्वेश्चन जो है दे देते हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट हुक्स डिस्कवर्ड एक्सपेरिमेंटली दैट विद इन इलास्टिक लिमिट। तो अब हमको पता है कि रॉबर्ट हुक, जो हुक्स लॉ हम पढ़ते हैं ना, उसमें क्या पता है कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, अप टू इट्स कौन से पॉइंट तक, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक होता है, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है वो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द corresponding volumetric strain in a body is always constant as। तो यार यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द corresponding वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन अ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट इज नोन एज। देखो, तो मैं बता दूँ आपको कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई वी। ठीक है, इस एप्सिलॉन होता है ये, एप्सिलॉन वी इंटू डेल वी डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द corresponding वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन अ बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। तो वो क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी होता है। ठीक है, कंप्रेसिव तो करते हैं, उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो बिटवीन द चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल वी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम वी किसके बराबर होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर होता है। अभी तो पढ़ा हमने। ठीक है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक है, इतनी क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब शायद से मैंने एक क्वेश्चन गलत बता दिया आपको, ये जो वाला क्वेश्चन था, इसका जो आंसर है ना, द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द corresponding वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन अ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट इज नोन एज। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचते हैं इसको, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन गलत, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हमसे बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द corresponding वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात कर रहा है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द corresponding वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन अ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वो किसके लिए होता है यार, देखो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है वो। ठीक है, उसके लिए कांस्टेंट रहता है। मैंने गलत बता दिया, थोड़ा इसको देख लेना थोड़ा। ठीक है, तो ये गलत है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगा, बल्क मॉडुलस होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लिए, और देखते हैं क्वेश्चंस जो हैं आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और वीडियोस के लिए आप मैकेनिकल ब्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।